कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो एनडीए में रहने पर विचार कर सकते हैं। बाकायदा उन्होंने इस मामले को लेकर के जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनको चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वे जो है एनडीए में रहने पर विचार कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है हनुमान बेनीवाल ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले ले। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो केंद्र में एनडीए का हिस्सा है और अब उसका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने अमित शाह को ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, अमित शाह को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करें और किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के साथ आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान और जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित से एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो हनुमान बेनीवाल ने ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर एनडीए छोड़ने की उन्होंने चेतावनी दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी और हम किसानों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से लें, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उनके भाषण में जो है किसानों का मुद्दा छाया रहा। साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल हैं वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो किसानों को लेकर कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने आज बातचीत के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था तो उस दौरान प्रधानमंत्री के भाषण में किसानों का जिक्र छाया रहा। प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक देश के किसानों के साथ छल हुआ है और जिन्होंने ऐसा किया है वे ही अब देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि नए कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। सरकार मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और एमएसपी पर ही किसान की उपज को बेचा जा रहा है। अगर कोई पुराने सिस्टम से लेन देन को उचित समझता है तो इस कानून में कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में देव दीपावली की अनुपम छठा का दीदार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जो किसानों का मुद्दा है वो उनके भाषण में छाया रहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो नए कानून हैं उनको लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं और इस दौरान किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि एक राज्य ने तो इस योजना को लागू नहीं किया था, उस वक्त भी किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भ्रम फैलाया गया था, लेकिन जो नया कानून है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो नए कानून है वो किसानों को नए विकल्प देंगे। जो किसानों का डर है एमएसपी खत्म होने का वो खत्म नहीं होगा।
केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है, जिसने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। और इस बीच अब सरकार भी किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है। आपको बता दें कि पहले 3 दिसंबर की तारीख जो है वो तय की थी, लेकिन अब जो है 1 दिसंबर को किसानों को माफ कीजिएगा, आज जो है किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। सरकार किसान संगठनों का आंदोलन खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं को 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री का यह प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद आया है। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान गुरुवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वे किसी भी शर्त के साथ बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही किसानों ने दिल्ली में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों को नए कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म होने का डर सता रहा है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना वायरस और सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमने किसान यूनियनों के नेताओं को 3 दिसंबर की बैठक से पहले ही चर्चा के लिए आने का न्योता दिया है। ये बैठक आज ही दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 बजे बुलाई गई है। तो किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। केंद्र सरकार से आर पार के मूड में किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब सरकार की टेंशन बढ़ गई है, लिहाजा सरकार भी किसानों से बातचीत के लिए राजी हो गई है। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 3 दिसंबर को बातचीत की जाएगी, लेकिन अब जब किसान प्रदर्शन का दबाव बढ़ रहा है, विपक्षी दल सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, अब एनडीए के घटक दल ही सवाल उठा रहे हैं, तो उसके बाद अब जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने आज बातचीत के लिए किसानों को बुलाया है, जो 3 बजे विज्ञान भवन में होनी है। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर के जो है लगातार हंगामा भी जारी है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के पास किसानों का प्रदर्शन से दूसरे राज्यों से दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बात अगर आजादपुर मंडी की करें तो फल और सब्जियों की आपूर्ति आधी रह गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में आपूर्ति कम होने से मौसमी सब्जियों के दाम 50 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर मार्ग बाधित होने के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। आजादपुर में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष आदिल खान ने बताया कि दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर में सब्जियों और फलों की आपूर्ति घटकर आधी रह गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आम दिनों में आजादपुर मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियों और फलों के करीब 2500 ट्रक आते हैं। अब ये संख्या घटकर 1000 रह गई है। अगले कुछ दिन तक बॉर्डर बंद रहने से स्थिति और खराब होगी। तो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है उसका असर सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आजादपुर मंडी की बात करें तो फल और सब्जियों की आपूर्ति आधी रह गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में आपूर्ति कम होने से मौसमी सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। जो आम लोग हैं उनकी जो रसोई है उसका भी पूरी तरह से बजट बिगड़ता हुआ दिख रहा है। भारत में एक और चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है, जिसके बाद मौसम विभाग ने साथ में ये भी कहा है कि जो केरल और तमिलनाडु के राज्य हैं वहां पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है और आगे जाकर ये चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश का अंदेशा है। आईएमडी ने बताया कि तूफान 2 दिसंबर की शाम या रात में श्रीलंका के तट को पार कर सकता है और फिर ये अगले सुबह में कोमोरिन क्षेत्र तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में उभरेगा। विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश में 1 से 4 दिसंबर के बीच बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और 3 दिसंबर को अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सोमवार को एक दबाव क्षेत्र बना है ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। विभाग ने इसके प्रभाव में आने वाले सभी क्षेत्रों में 4 दिसंबर तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को बंद करने की सलाह दी है। अंडमान सागर और सटे हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में 28 नवंबर को कम दबाव का क्षेत्र बना था। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार गुजरा था, जिससे भारी बारिश हुई थी। तो अब एक और तूफान की दस्तक के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार तूफान का असर यहां पर देखा गया है, लिहाजा अब एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार लगातार लोकल फॉर वोकल पर जोर दे रही है। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। जो देश की जनता है उसे कह रहे हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहयोग करने को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई उपक्रमों की भूमिका का जिक्र करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत सारे सामानों का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। ऐसे में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास अपनी क्षमता बढ़ाने और देश के निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा, वाहन और कृषि जैसे कई अन्य सेक्टर में भी हम हर जगह पहले ही समाधान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चीन या किसी अन्य देश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। हर देश की अपनी नीति होती है। जहां तक भारतीय नीतियों का सवाल है, हम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, लागत को घटा रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे शक्ति युवा प्रतिभावान श्रमबल है जो यहाँ उपलब्ध है। तो लगातार केंद्र सरकार स्वदेशी पर जोर दे रही है। जो भारत में बने उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल करने के पर जोर दे रही है। और इसी बीच अब साफ तौर पर जब सीमा पर चीन के साथ विवाद चल रहा है तो ऐसे में चीन से जो सामान भारत आयात करता है उस पर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब भारत को चीन से सामान आयात करने की जरूरत नहीं है। भारत इतना सक्षम है कि जो भारत की जरूरतें हैं वो भारत खुद अपने देश में बना सकता है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसका सीधा असर पढ़ाई पर भी पड़ा है। जब से कोरोना का संकट आया है तब से स्कूल कॉलेज बंद हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर जो पढ़ाई का क्षेत्र है वहां पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है। अगर भारत की बात करें तो 29 करोड़ बच्चों की पढ़ाई कोरोना से प्रभावित हुई है। दरअसल पहले से ही 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। आर्थिक तबाही बढ़ने के चलते कई परिवारों की आर्थिक असुरक्षा के कारण बच्चों की पढ़ाई छोड़ने से यह संख्या और बढ़ सकती है। ब्रुकिंग्स के एक अध्ययन के अनुमानों के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यंत गरीबी की अवस्था में पहुंच गए हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में है। स्कूलों में नए बच्चों के एडमिशन पर महामारी का प्रभाव पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई छोटे बच्चों ने स्कूलों में दाखिला नहीं करवाया है। 6 से 10 आयु वर्ग के स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों का आंकड़े में तेजी से उछाल देखा गया है। 2018 में यह आंकड़ा 1.8% था, जो 2020 में बढ़कर 5.3% हो गया है और 16 साल तक के सभी बच्चों में 4 से 5.5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कुछ हद तक इसका कारण ये भी है कि कोविड के चलते नामांकन प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो कोरोना वायरस का असर जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके पास जो है पर्याप्त राशन भी मौजूद नहीं है, तो वो बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ से भेजेंगे। और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान जब कोरोना महामारी का पूरी दुनिया में प्रकोप देखने को मिल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया। कहा गया कि जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के सामने पढ़ाई की दिक्कत बनी हुई है और ऐसे में जब इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो जब पढ़ाई नहीं होगी तो आगे बाद में बेरोजगारी बढ़ेगी और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। यूपी विधान परिषद में आज चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा।
यही नहीं, शासन प्रशासन ने चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग भी निगरानी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघों के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इस चुनाव से बहुजन समाज पार्टी ने किनारा कर लिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आगरा स्नातक खंड क्षेत्र में 22, इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड क्षेत्र में 16, लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र में 24, वाराणसी खंड स्नातक में 22, आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 15, गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, मेरठ खंड शिक्षक क्षेत्र में 15 और वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र में 12 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो ये चुनाव है, इनसे बहुजन समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र में 11 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो शाम 5 बजे तक चलेगी और जो ये इस चुनाव के परिणाम हैं वो 3 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं। दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच कल प्रकाश पर्व का मौका था और किसान इस दौरान गुरु पर्व मनाते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान लगातार डटे हुए हैं। पिछले गुरुवार से ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान इन किसानों ने कल गुरु नानक जयंती भी मनाई थी। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने प्रार्थना की और प्रसाद भी बनाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों को भी प्रसाद बांटा। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने गुरबानी का पाठ किया। इन किसानों ने भी इस मौके पर मिठाइयां बांटी। तो एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था, माफ कीजिएगा अभी भी चल रहा है, और इस बीच जब सिखों का प्रमुख पर्व गुरु पर्व का मौका था तो किसान इसे मनाने से भी नहीं चूके। किसान प्रदर्शन के दौरान ही गुरु पर्व मनाते हुए नजर आए। इस दौरान किसानों ने प्रसाद भी बनाया और जो पुलिसकर्मी वहां पर किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे उनमें जो किसान हैं वो प्रसाद का वितरण करते हुए भी नजर आए। किसान पहले ही कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है। जो कृषि कानून है उन्हें वापस लेने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें किसान पुलिस की धारा 144 के विरोध में धारा 288 लगाते हुए भी नजर आए थे। और इस बीच ये तस्वीरें सिंधु टिकरी बॉर्डर से हैं जहां पर किसानों ने गुरबानी का पाठ किया है। साथ ही किसान प्रकाश पर्व मनाते हुए भी नजर आए हैं और जो प्रसाद किसानों ने बनाया था वो उन्होंने पुलिस वालों के बीच में भी वितरित किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।